नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे ऋतुचर्या के बारे में। चरक संहिता सूत्र स्थान 6 में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है और इस चैप्टर का नाम है तस्य शीतीय अध्याय। तस्य शीतीय अध्याय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि किस ऋतु के अंदर हमें किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए, क्या चीज़ें वर्जित हैं, कौन से अयन में कौन सी ऋतु आती है, कि जैसे दक्षिणायन है तो कौन सी ऋतु है, उत्तरायण है तो कौन सी ऋतु है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर मेंशन कर रखी हैं। शुरुआत करते हैं हम श्लोक नंबर 3 से। श्लोक नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी हम आहार या विहार ऋतु के अकॉर्डिंग करते हैं, ऋतु के अनुकूल करते हैं, तो इस प्रकार का आहार विहार जो है वो हमारे बल और वर्ण को बढ़ाता है, बल और वर्ण को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये श्लोक नंबर 3 के अंदर लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि हम सभी को पता है हमारी ऋतुएं जो हैं वो 6 ऋतुओं में डिवीजन है, ठीक है। एक संवत्सर के अंदर 12 महीने हैं, ठीक है, और वो 12 महीनों में हर 2-2 महीने में एक ऋतु बनती है। तो इस तरीके से एक संवत्सर के अंदर कितनी ऋतु हुई? 6 ऋतु हुई, है ना। अब वो 6 ऋतु कौन सी है? देखिए, वो 6 ऋतु हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इस तरीके से 6 ऋतुएं हैं और 2 अयन के अंदर ये डिवाइड है, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। उत्तरायण को हम आदान काल कहते हैं, दक्षिणायन को हम विसर्ग काल कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है कि कौन से अयन के अंदर कौन सी ऋतु आती है। सबसे पहले हम आदान काल का देखते हैं। इसका एक निमोनिक है आशीवग, आशीवग, ठीक है। आ से हो गया आदान काल, सी से हो गया शिशिर, शिशिर, व से हो गया वसंत और ग से हो गया ग्रीष्म, ग से हो गया ग्रीष्म। ये हो गई हमारी आदान काल की ऋतुएं। अब आती है विसर्ग, विषह, ठीक है, वी टू श अ। एक वी से हो गया विसर्ग। विसर्ग काल के अंदर बाकी की 3 ऋतुएं क्या हैं? वर्षा, श से हो गया शरद और ह से हो गया हेमंत, ठीक है। तो ये हमारी है उत्तरायण की और ये हमारी है दक्षिणायन की, आदान काल और विसर्ग काल। इस तरीके से ये जो 6 ऋतुएं हैं इनको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया 2 अयन के अंदर, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसके बाद हम आते हैं विसर्ग काल और आदान काल में जो ऋतुएं हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं, यानी कि जो प्राकृत रूप से क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें हम अभी देखते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर जो ये वाला है विसर्ग काल का वर्णन जिसके अंदर मेंशन है, देखो, विसर्ग काल पुनर्वायु न अतिरुक्ष प्रवान्ति, ठीक है ना। जो विसर्ग काल के अंदर वायु है वो न अतिरुक्ष, रुक्ष नहीं होती है, ठीक है, जबकि आदान काल में अतिरुक्ष होती है, आदान काल में अतिरुक्ष होती है। अब सोमश्च व्याहत बल, विसर्ग काल में चंद्रमा का जो बल है वो पूर्ण रूप से होता है। चंद्रमा का बल कैसा होगा? पूर्ण रूप से होगा, ठीक है ना। लेकिन जो आदान काल है उसमें थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अतो विसर्ग सौम्य, इसलिए विसर्ग काल जो है वो क्या कहलाता है? सौम्य कहलाता है। और आदान काल क्या कहलाएगा? इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अभी तक हमने विसर्ग की देखी, क्या चीजें देखी? एक तो वायु उसमें रुक्ष नहीं होती है, चंद्रमा पूर्ण बलि पे होता है, इस वजह से ये जो विसर्ग है वो सौम्य कही गई है। अब हम आदान पर आते हैं। आदान काल को क्या बोला? अग्नेय। आदान काल को क्या कहा है? अग्नेय कहा है। सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण करके काल, ऋतु, रस, दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
ठीक है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आदान काल को आग्नेय ऋतु भी कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है? आग्नेय कहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं आदान काल में प्राकृत व शारीरिक स्थिति क्या रहती है। अब देखिए आदान काल में क्या रहेगा, रवि सूर्य जो है वो अपनी किरणों से जगत के अंदर जितना भी स्नेह है, ठीक है, उसको सोख लेता है। वायु तीव्र रूप से, रुक्ष रूप से, ठीक है, संसार में स्नेह भाग का शोषण करती हुई चलती है, जिस वजह से शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं हमारी आदान काल में आती हैं, है ना। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं में क्या रहती है, रुक्षता अधिक रहती है। क्या रहती है? रुक्षता अधिक रहती है। और इसी वजह से यथाक्रम क्या रहता है, रस की कौन सी उत्पत्ति होती है, तिक्त, कषाय और कटु। यथाक्रम बोले तो सबसे पहले आएगा शिशिर, फिर आएगा वसंत और फिर आएगा ग्रीष्म, ठीक है ना। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म के अंदर रस क्या रहेंगे, तिक्त, कषाय और कटु, ठीक है ना। तिक्त, कषाय, कटु ये क्रमशः रस की उत्पत्ति हो गई। ये हो गया हमारा आदान काल में प्राकृत और शारीरिक स्थिति है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक तो यही है कि सूर्य अपनी किरणों से संसार के स्नेह भाग को हर लेता है, तीव्र वायु बहती है और रुक्ष होने के कारण वो भी संसार के स्नेह भाग का शोषण करती है। 3 ऋतुएं आ गई, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और जो क्रमशः रस की उत्पत्ति है, शिशिर में तिक्त है, वसंत में कषाय है और ग्रीष्म में कटु है। ये हो गया हमारा आदान काल। अब सेम आता है विसर्ग काल के लिए कि विसर्ग काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी और कौन कौन से रस की उत्पत्ति है, ठीक है। जो आदान काल में था उसका जस्ट अपोजिट होगा विसर्ग में, ठीक है। अब ऋतुओं का क्या डिवीजन किया कि वर्षा, शरद और हेमंत, विषह बोला था ना, V2 श, ठीक है ना। वर्षा, शरद और हेमंत, इन ऋतुओं में सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रहता है ना। तो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा तो आग्नेय नहीं होगा वो, ठीक है, आदान काल का जस्ट अपोजिट जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारे मेघ, वायु और वर्षा है उनका तेज कम हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से चंद्रमा पूर्ण बली, चंद्रमा जो है सौम्य वाला जो पोर्शन है वो पूर्ण बल वाला होता है। आकाश से जल गिरने के कारण जगत का जितना भी ताप है या हीट है वो शांत हो जाती है। और इसमें जो ऋतुएं हैं उसमें क्रमशः कौन से रस होते हैं, अम्ल, लवण और मधुर, ठीक है ना। अम्ल, लवण और मधुर रहता है, ठीक है ना। अगर हम अब सीक्वेंस में लगाएं तो पहले क्या आता है, हेमंत, शरद और वर्षा। वर्षा में आ गया अम्ल, शरद में आ गया लवण और हेमंत में आ गया मधुर। इस तरीके से रस की उत्पत्ति होती है। अब हम चलते हैं विसर्ग काल से आगे, ठीक है, ठीक है। एक डिफरेंस है आदान काल और विसर्ग काल में, फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो 3 ऋतुएं आती हैं वो कौन सी हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म है। विसर्ग काल में कौन सी 3 है, वर्षा, शरद और हेमंत है। इसमें क्रमशः कौन कौन से आते हैं, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। और विसर्ग में वर्षा के लिए तो श्रावण, भाद्रपद है, शरद के लिए कार्तिक और अश्विन है, और हेमंत के लिए अगहन और पोष हो गया। इसमें आदान काल में सूर्य उत्तरायण रहता है, विसर्ग में दक्षिणायन रहता है। आदान काल को आग्नेय कहा है, विसर्ग काल को सौम्य कहा है। आदान काल में वायु अतिरुक्ष रहती है, विसर्ग काल में अतिरुक्ष नहीं होती। आदान काल में चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, विसर्ग में चंद्रमा का बल पूर्ण रहता है। आदान में सूर्य का बल पूर्ण रहता है, विसर्ग में अपोजिट, सूर्य का बल कम रहता है। आदान में सूर्य और वायु जगत का शोषण करते हैं, विसर्ग में चंद्रमा जगत को तृप्त करता है। आदान में रुक्ष रस कौन कौन से, तिक्त, कषाय, कटु, इनकी वृद्धि होती है। और विसर्ग के अंदर स्निग्ध रस, अम्ल, लवण और मधुर,
इनकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य को यथाक्रम दुर्बल्य की प्राप्ति होती है आदान में, और विसर्ग के अंदर बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटा मोटा आदान काल और विसर्ग काल में डिफरेंस। अब इससे आगे हम चलते हैं बल के बारे में। ठीक है, पहले ये श्लोक देखते हैं, उसके बाद एक फ्लो चार्ट है जो आपको बहुत इजीली समझा देगा कि कौन कौन सी ऋतु में बल क्षीण रहता है, कौन कौन सी ऋतु में बल पूर्ण रूप से रहता है। सबसे पहले हम ये श्लोक देखते हैं। आदावन्ते च दुर्बल्यम विसर्गादानयोर नृणाम मध्ये मध्य बलम त्व अन्ते शिष्टम अग्रे च निर्दिशेत। ठीक है, अब देखो विसर्ग काल का जो आरंभ है और आदान काल का जो अंत है, इसमें मनुष्यों का बल कम रहता है। विसर्ग काल और आदान काल का मध्य वाला जो पोर्शन है उसके अंदर बल मध्य रहेगा। विसर्ग का अंत और आदान का प्रारंभ जो है उसमें बल उत्तम रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना। हम इसको देखते हैं अब एक फ्लो चार्ट से। हमने ये डिवीजन कर लिया संवत्सर का, दो ऋतुओं में आदान काल और विसर्ग काल। ठीक है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में तीन ऋतुएं कौन सी है? शरद, वसंत, ग्रीष्म, आशीवग। विसर्ग में कौन सी है? विषह, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, अब हम चलते हैं श्लोक के अकॉर्डिंग। श्लोक में बोला था कि जो आदान काल का अंत है और विसर्ग का प्रारंभ है वहां पर मनुष्य का बल दुर्बल रहता है। तो आदान काल का अंत कौन सा है? ग्रीष्म। विसर्ग का प्रारंभ कौन सा है? वर्षा। इन दो ऋतुओं के अंदर जो मनुष्यों का बल है वो कैसा रहेगा? दुर्बल रहेगा। मनुष्य कैसा रहेगा? दुर्बल रहेगा मनुष्य। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि जो आदान काल का मध्यम वाला है और विसर्ग काल का मध्यम है, यानी कि शरद और वसंत, इनके अंदर जो मनुष्य का बल है वो भी मध्य बल ही रहेगा। ये देखो मध्य बल है। ठीक है, फिर क्या कहा था श्लोक के अंदर कि आदान काल का जो स्टार्टिंग है और विसर्ग काल का जो अंत है, ठीक है, इसके अंदर जो मनुष्य का बल है वो श्रेष्ठ बल रहता है। कैसा रहता है? श्रेष्ठ बल रहता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फ्लो चार्ट बना के और फिर आप ये याद करोगे कि कौन सी ऋतु के अंदर मनुष्य का बल कम रहता है, किस ऋतु में मध्यम बल रहता है, किस ऋतु में श्रेष्ठ बल रहता है, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, दो में डिवाइड करना है, आदान और विसर्ग। फिर आदान की ऋतु सीक्वेंस में लिख लो। आशीवक बोला ना, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग की तीन सीक्वेंस में लिख लो, विषह, वर्षा, शरद, हेमंत। और फिर आदान की एंडिंग और विसर्ग की स्टार्टिंग दुर्बलता। आदान का मध्य है और विसर्ग का मध्य मध्य बल। आदान की स्टार्टिंग और विसर्ग की एंडिंग श्रेष्ठ बल। ठीक है, इस तरीके से हम ये याद कर लेंगे। ये हो गया हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे शुरू हो जाती है हमारी षड ऋतुएं। श्लोक नंबर 9 हेमंत ऋतुचर्या से रिलेटेड है। पहले हम पढ़ेंगे कि क्या लक्षण होते हैं हेमंत या किसी भी ऋतु के। फिर हम देखेंगे कि उसमें किस तरह का हमें आहार लेना है। फिर देखेंगे किस तरह का विहार लेना है। और फिर हम देखेंगे क्या चीज़ वर्जित है। ये 4 सेक्शंस में हर एक ऋतु को डिवाइड किया है आचार्य चरक ने। तो सबसे पहले हम चलते हैं हेमंत ऋतुचर्या पर। श्लोक नंबर 9 देखिए। श्लोक नंबर 9 के अंदर ये दिया है, शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षमः। ठीक है, इसने बोला कि शीते शीत अनिल संस्पर्श। ठीक है ना, कि शीतलता अधिक होती है हेमंत ऋतु में, और इस शीतल वायु के स्पर्श से जो हमारी अभ्यंतर अग्नि है, हमारी बॉडी की जो हीट है, वो अंदर ही रुक जाती है, जिसके कारण वो बलवान मनुष्य के शरीर की जठराग्नि वो भी बलवान हो जाएगी। और जो भी हम आहार खा रहे हैं, द्रव्य खा रहे हैं, भले ही वो गुरु ही क्यों ना हो, वो उसको भी पचाने में पूरा सामर्थ्य रखती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है हेमंत ऋतु चर्या में है। हेमंत ऋतु का ये लक्षण दे दिया
कि हेमंत ऋतु में एक तो शीतलता रहेगी और शीतल वायु के स्पर्श से हमारी बॉडी की हीट जो है वो क्या है, बॉडी के अंदर ही रुक जाएगी, जिसकी वजह से आप कैसा भी भोजन कर लें, गुरु कर लें, ठीक है, कितना ही हैवी फूड आप खा रहे हो, उस सभी का पाचन कर लेती है वो जो जठराग्नि बलवान होती है। इसीलिए बोला भी है ना कि हाँ, सर्दियों के अंदर जो है गूंद के लड्डू या घी से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, है ना, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जठराग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। यहाँ पर जठराग्नि तीव्र होने का रीज़न बता दिया है। ये वाला जो वर्ड है बलिनाम बलि पक्ता भवती, एक क्वेश्चन पहले आता था कि इसमें कौन सा न्याय है, इसमें पवन कुंभ का न्याय है, ठीक है। तो शीते, ये जो शीते वर्ड आया है दैट इज फॉर द हेमंत ऋतु के लिए आया है। ऐसे एक दो पर्याय और मिलेंगे आपको, और हर एक ऋतु का पर्याय जो है आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर शीत जो है वो हेमंत ऋतु के संदर्भ में कहा है। इसके बाद हम चलते हैं श्लोक नंबर 10 में। अब इसने ये बताया, पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ इस श्लोक का, कि मान लो अगर आप गुरु आहार नहीं करेंगे हेमंत ऋतु में तो क्या होगा कि आपकी जो वो जठराग्नि थी जो अंदर रुकी हुई है, ठीक है, वो इतनी तीव्र है कि वो गुरु आहार को पचा लेगी। अब आपने तो गुरु आहार नहीं खाया, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसको वो गुरु आहार नहीं मिलेगा तो वो पहली जो धातु है हमारी रस धातु, उसको भी जला देगी, और अगर धातु जलाने लग गई तो फिर क्या होगा, वायु का प्रकोप हो जाता है। तो अगर हम हेमंत ऋतु में हैवी डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी रस धातु है वो उसका पाचन करने लगेगी हमारी जठराग्नि, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप होगा। तो श्लोक नंबर 10 की जो ये लास्ट लाइन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ का रेफरेंस है। रसम हिनस्तयो वायु शीतः शीते प्रकुप्यति, ठीक है। अगर तो मान लो ईंधन उसे नहीं मिला है तो वो रसम हिनस्ता, रस धातु को जलाने लगेगी, ठीक है, और वायु का प्रकोप होने लगेगा हेमंत ऋतु में, ठीक है। असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है इस वाले श्लोक से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हेमंत ऋतु में वायु का प्रकोप हो जाता है, असर्शन। रीजन है अगर आप गुरु अन्न विहार नहीं खाते हैं तब। फिर इसके ऑप्शंस आ जाएंगे कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, मतलब असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस तरीके से आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गुरु अन्न आहार विहार नहीं करने के कारण हमारी जठराग्नि रस धातु को पचाने लगती है, जिसकी वजह से वायु प्रकोपित होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं हेमंत ऋतु में क्या क्या आहार आपको खाना है, ठीक है, हेमंत ऋतु में क्या क्या आहार आपको खाना है। अब देखो ये श्लोक नंबर 11 का फर्स्ट हाफ देखो, तस्मात् तुषार समय, ये जो तुषार वर्ड आया है, तुषार काल, दैट इज अ पर्याय ऑफ हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु का एक पर्याय आया था शीत, और अब दूसरा पर्याय आ गया तुषार। क्या है, तुषार, ठीक है। तो तुषार काल में अग्नि तो प्रबल है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, तो किस तरीके का भोजन करना है, स्निग्ध अम्ल लवण, स्निग्ध अम्ल और लवण रस प्रधान भोजन हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी हिंदी देख लो, ओदक मास, अनूप मास, ठीक है, बिल में रहने वाले मास। फिर उसके बाद आ जाएगा मदिरा सिधु मधु, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है ना। ये जो श्लोक नंबर 12 है, भक्षेन मदिराम सिधुम मधु, ठीक है ना। तो मदिरा, सिधु और मधु का प्रयोग हेमंत ऋतु में बताया है। हेमंत ऋतु में दूध के विकार आपको लेने चाहिए, ईख के विकार आपको लेने चाहिए, वसा और तेल, नए चावलों का भात और गर्म जल, उष्ण जल। उष्ण जल किसमें बोला है, हेमंत ऋतु में बोला है, ठीक है। इन सब का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती, ठीक है ना। ये बोला ना कि इस तरीके का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती, यानी कि आपको बल देंगी,
आयु की हानि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, एक तो पर्याय आ गया हेमंत ऋतु का, तुषार काल, फिर आ गए ये 3 जो चीजें हैं किस तरह की खानी है, स्निग्ध, अम्ल और लवण रस प्रधान चीजें खानी है। फिर उसके बाद आ गया मदिरा, सिधु और मधु का पान करना चाहिए, दूध के विकार, इक्षु के विकार, वसा, तैल और नए चावलों का भात। इंपॉर्टेंट है, नवोदन, नए चावलों का भात किस ऋतु में कहा है, हेमंत ऋतु में कहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाएगा उष्ण जल का सेवन, ठीक है। ये सब चीजें आयु की हानि नहीं करती हेमंत ऋतु में, ठीक है। ये हो गया हमारा आहार। अब आता है हेमंत ऋतु में विहार क्या है। अब देखो विहार क्या क्या करना है। विहार का मतलब होता है जो फिजिकल चीजें आपको करनी चाहिए, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, इस तरह की चीजें। तो क्या है, तैल का अभ्यंग, आपको मर्दन करना है, अभ्यंग करना है, ठीक है। फिर उत्सादन करना है, उपटन वगैरह लगा सकते हो। मूर्धिन तैलम, सर पर तैल धारण करना है। अब ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिंताक स्वेद, जिंताक स्वेद कौन सी ऋतु के लिए कहा है, हेमंत ऋतु के लिए कहा है, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, जया हे, ठीक है। ज से हो गया जिंताक स्वेद, हे से हो गया हेमंत ऋतु, जय हे, ठीक है। जिंताक स्वेद हेमंत ऋतु में कराना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया हमारा धूप का सेवन, उष्ण भूमि ग्रह, उष्ण भूमि ग्रह, उष्ण गर्भगृह। ये पहले क्वेश्चन आते थे बट आपको ये याद रखना है कि उष्ण भूमि ग्रह का सेवन और उष्ण गर्भगृह जो वर्ड आया है वो किस ऋतु के लिए आया है, हेमंत ऋतु के लिए आया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, शयन, आसन, कपड़े के पर्दे आदि ढककर रखना चाहिए, ऊन के प्रवार, ठीक है। और क्या है, सुखकारी रोम वाले चर्म, कोशेय, प्रवीणी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रखनी चाहिए। शरीर पर भारी और गर्म वस्त्र धारण करने चाहिए, ठीक है ना। और ये आता है अगर शरीर घिसे हुए, अगर घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप करना चाहिए, ठीक है। और एक ये आ गया निषेवेत मैथुनम शिशिर आगमे। शिशिर आगमे क्या है, शिशिर से पहले वाली ऋतु, शिशिर से पहले कौन सी है, हेमंत, ठीक है। तो हेमंत ऋतु में निषेवेत मैथुनम, यथेष्ट मैथुन करना चाहिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ये जो वर्ड आया है ये शिशिर ऋतु के लिए आया है, नहीं, ये शिशिर ऋतु के लिए नहीं है। शिशिर आगमे, आगमे शिशिर से पहले वाली जो ऋतु है वो कौन सी है, हेमंत है, ठीक है ना। तो ये वाला जो वर्ड है वो हेमंत ऋतु के लिए आया है, ठीक है। कई बार ऐसे संदर्भ पूछ लेते हैं, ये हाफ लाइन दे देंगे और कहेंगे कि किस ऋतु के लिए है, ऑप्शंस में डाल देंगे हेमंत, शिशिर, ठीक है, वर्षा, शरद। तो आपको ये पता होना चाहिए शिशिर आगमे दैट इज फॉर द हेमंत ऋतु, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा 4th स्टेप, वो है वर्जनीय आहार विहार, क्या चीजें आपको नहीं खानी है, ठीक है। देखिए श्लोक नंबर 18 देखते हैं, वर्जेद अन्न पानानी वातलानी लघुनी च। कौन से अन्न पान वर्जित है, जो वातल हैं, वातवर्धक हैं, या फिर जो लघु आहार विहार है वो हेमंत ऋतु में नहीं खाने चाहिए। प्रवातम प्रमिताहार उद्मंत हिमागमे, एक तो प्रवात, प्रवात का सेवन नहीं करना यानी कि तीव्र वायु का सेवन नहीं करना। प्रमित आहार, नपातुला भोजन को प्रमित आहार कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रमित आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उद्मंत, उद्मंत कौन सी ऋतु में निषेध है, हेमंत में निषेध है। क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, कि उद्मंत किस ऋतु में नहीं सेवन करना चाहिए, हेमंत ऋतु में नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार और विहार, ठीक है। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 19 और 20, शिशिर ऋतु। अब जो शिशिर ऋतु है उसका जो भी कार्यक्रम जो रहेगा हमारा, ठीक है, जो शेड्यूल रहेगा वो लगभग हेमंत जैसा रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, क्यों, अब ये देखते हैं। शिशिर ऋतु जो है हमारी वो कौन सी काल की ऋतु है, आदान काल की, ठीक है। हमने याद किया था ना, आशी वग, आशी आ से आदान, शी से शिशिर, ठीक है। वसंत और ग्रीष्म ये आदान काल की ऋतुएं हैं। तो शिशिर जो है वो आदान काल की ऋतु है। अब आदान काल की ऋतु होने की वजह से क्या होगा, उसमें रुक्षता, क्योंकि आदान काल में सूर्य प्रबल है ना, सूर्य प्रबल होने की वजह से
पूरे ब्रह्मांड में भी रुक्षता होगी और हमारे शरीर में भी। तो आदान काल की ऋतु होने के कारण शिशिर ऋतु में रुक्षता आने लगती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और शीतलता इस ऋतु में किस वजह से रहती है? वर्षा, वायु, ठीक है, बादल छाए रहते हैं, इस वजह से ठंड रहती है शिशिर ऋतु में, ठीक है ना। तो ये बेसिक लक्षण हो गए शिशिर ऋतु के, ठीक है ना। अब देखो श्लोक नंबर 19 देखो, हेमंत शिशिरो तुल्यो शिशिरे अल्प विशेषण, ठीक है। जो हेमंत और शिशिर हैं वो दोनों ऋतुएं तुल्य हैं, मतलब लगभग एक जैसी हैं, लेकिन शिशिर में अल्प विशेषता है, थोड़ी सी विशेषता है। वो क्या विशेषता है? रोक्ष्य, ठीक है। आदान काल की ऋतु होने के कारण इस ऋतु में रुक्षता आ जाती है, ठीक है। और शीतता किस वजह से रहेगी? मेघ मारुत वर्षजम, बादल छाने की वजह से, वायु की वजह से और वर्षा की वजह से। ये 3 रीजन की वजह से शिशिर ऋतु में शीतलता रहती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो भी आहार विहार विधियां हमारे हेमंत ऋतु में बताई है वो एज इट इज शिशिर ऋतु में भी फॉलो करनी चाहिए। बस इसमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना है? विशेष रूप से ध्यान देना है निवातम उष्णम, ठीक है ना। तो अधिकम शिशिरे गृहम आश्रयेत, कि विशेष रूप से निवात यानी कि तीव्र वायु रहित, ठीक है, उष्ण गृहम आश्रय दे, उष्ण ग्रह के अंदर निवास करना चाहिए, ठीक है। ये शिशिर ऋतुचर्या बताई है। यानी कि इसके जो बाकी के प्रोटोकॉल्स हैं आहार और विहार के जो लेने हैं वो सेम एज इट इज हेमंत ऋतु, जो वर्जित है सेम एज इट इज हेमंत ऋतु। विशेष इसमें क्या रहता है कि मेघ वायु और वर्षा की वजह से शीतलता रहती है और आदान काल की ऋतु होने के कारण इसमें रुक्षता आने लगती है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको निवात स्थान पर रहना है, तीव्र वायु रहित स्थान पर रहना है और उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हमारी ये 2 ऋतुएं हैं, हो गई हैं। एक हेमंत ऋतु को हमने देखा अच्छे से, ठीक है ना, और फिर हमने देखा उसका क्या क्या आहार विहार करना चाहिए। असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, श्लोक नंबर 10 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आहार विहार किस तरीके से करना है और क्या क्या वर्जित है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हेमंत ऋतु में उद्मंत वर्जित है, प्रमिताहार वर्जित है, वातलानी लघुनी च ये वर्जित है। फिर हमने देखा शिशिर ऋतुचर्या क्या है, सेम एज इट इज हेमंत, बट विशेषता क्या है शिशिर में? आदान काल की ऋतु है, इस वजह से इसमें रुक्षता आ जाती है, मेघ वायु और वर्षा की वजह से शीतलता रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है शिशिर ऋतु का, बाकी एज इट इज हेमंत ऋतु वाला है। वसंत ऋतुचर्या के बारे में पढ़ते हैं। वसंत ऋतुचर्या के बारे में चरक संहिता में क्या लिखा है कि जो हेमंत में संचित हुआ कफ है वो वसंत में सूर्य की किरणों से क्या होगा? द्रवीभूत हो जाता है। अब आपको पता है वसंत जो है वो कौन से आदान काल या विसर्ग काल, कौन से काल की ऋतु है? आदान काल की, और उसमें सूर्य की किरणें प्रबल हैं, है ना। तो जो हेमंत ऋतु के अंदर हमारा कफ संचित हुआ था वो वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से क्या होगा? द्रवीभूत हो जाएगा। क्या होगा? द्रवीभूत हो जाएगा, जिसके कारण अब वो द्रवित हुआ कफ है वो क्या करेगा? जठराग्नि को भी मंद कर देता है, ठीक है। तो अगर जठराग्नि मंद हो जाएगी तो अनेक प्रकार के रोग उत्पत्ति होगी। सर्वे रोगापि जायते मंदाग्नो, है ना। तो बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर देती है। प्लस में जो संचित कफ को दूर करने के लिए वसंत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? वमन आदि करना चाहिए। अब हमको पता है वमन जो है वो कफ निसारक है ना, कफ को बाहर निकालने वाला है। पित्त अगर बढ़ जाता है तो हमें विरेचन कराना चाहिए, है ना। तो कफ बढ़ गया तो हमें क्या कराना चाहिए? वमन कराना चाहिए। अब श्लोक में देखिए, इसमें लिखा है काया अग्नि बाध्यते। ये किस ऋतु के संदर्भ में आया है? वसंत ऋतु के संदर्भ में आया है, ठीक है। तस्माद वसंते कर्माणि वमनादि भी, ये वमनादि किस ऋतु के लिए कहा है? वसंत ऋतु के लिए कहा है, ठीक है ना। अब वसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार क्या है, ठीक है ना। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर और दिवा स्वप्न, ये सब चीजें क्या है? वर्जित है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। वसंत ऋतुचर्या में ना तो हमें गुरु चीजें खानी चाहिए, ना अम्ल ना स्निग्ध,
और ना ही मधुर। प्लस में दीवा स्वप्न भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सेवनीय आहार विहार क्या है वसंत ऋतु में। तो पहले हम हिंदी देखेंगे। वसंत ऋतु में व्यायाम, उपटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, मलमूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग करना, चंदन और अगर का शरीर पर लेप करना, गेहूं, ठीक है, खरगोश, काला हिरन, लावा, बटेर, सफेद तितर आदि मांस का भोजन करना, दोष रहित सिद्धू, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और माध्विक का पान करना, स्त्रियों और उपवन का अनुभव करना, ये सब किस में आते हैं? वसंत में आते हैं। वसंत में देखो कुसुमागमे, कुसुमागमे ने किस ऋतु के लिए कहा है? वसंत ऋतु के लिए कहा है। ठीक है। फिर सुखाम्बुना शोच विधिम, ये भी वसंत ऋतु में कहा है। ठीक है। यव गोधूम भोजन, कैसा भोजन करना चाहिए? यव गोधूम भोजन, ये भी वसंत ऋतु चर्या में मेंशन है। ठीक है। सिद्धू और माध्वी, सिद्धू और माध्वी का सेवन करना चाहिए। ये सारी चीजें किस में आई है? वसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार के अंतर्गत है। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। ठीक है ना। इसलिए इस काल में मधुर रस, शीत वीर्य वाले द्रव और स्निग्ध अन्नपान, चीनी के साथ शीतल मंथ, ठीक है, जांगल पशु पक्षी के मांस रस, घी, दूध, चावल, इनका सेवन करना चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक बल को नाश नहीं होने देते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है असर्शन रीजन का। असर्शन दे देंगे कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस और शीतवीर्य वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, और रीजन दे देंगे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। फिर अब ऑप्शन आ जाएगा, असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, आपको ये चूज करना है क्योंकि ये यही तो एक्सप्लेनेशन है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर मधुर रस, शीतवीर्य आदि द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से संसार के स्नेह को सोख लेता है। ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतुचर्या का सैद्धांतिक आधार। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके पर्याय निदाघ, निदाघ काल भी बोला है ग्रीष्म ऋतुचर्या को। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंथ, मंथ का सेवन किस में बताया है? मंथ का सेवन ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया है। अब आते हैं हम क्या चीज नहीं करनी है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। सैद्धांतिक आधार हमने देख लिया है ना। अब हम देखते हैं वर्जित आहार विहार कौन से हैं। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मध्यम अल्पम न वा, मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर कर रहे हो तो अधिक जल मिलाकर। ठीक है ना। सुबहुदकम, अधिक जल मिलाकर आपको मदिरा का सेवन करना चाहिए। लवण अम्ल कटुष्णानी व्यायामम चात्र वर्जित, एक तो लवण, अम्ल और कटु रस वाले उष्ण द्वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना, प्लस में व्यायाम भी नहीं करना। ये सारी चीजें क्या है? ग्रीष्म ऋतु में वर्जित हैं, ग्रीष्म ऋतु में वर्जित हैं। अब आते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में विहार क्या रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में विहार रहेगा दिवाम शीत गृह, दिन में कहाँ रहना है? शीतल कमरे में, शीत गृह, शीतल कमरे में रहना है। निद्राम निशी चंद्रांशु शीतले, और रात्रि में निद्रा कहाँ लेनी चाहिए? चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी है उससे शीतल हुए हवादार छत पर। और कैसे सोना है? चंदन लगाकर। कैसे सोना है? चंदन, चंदन अंगों पर चंदन लगाकर सोना चाहिए। और सारी शीतल चीजें धारण करनी है कि मणि जो है, मोती मणि आदि का देह से अलंकृत कर देना चाहिए। चंदन मिले हुए ठंडे किए हुए पंखों से हवा करनी चाहिए। ठीक है ना। और ग्रीष्म काल में मैथुनादि कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है। उसी के कंटिन्यूएशन में वर्षा ऋतुचर्या। सबसे पहले हम देखते हैं वर्षा ऋतु का सैद्धांतिक आधार क्या है। अभी आप सभी को पता है दो काल हैं, एक विसर्ग है, एक आदान है। आदान काल के अंदर जो 3 ऋतुएं आती हैं वो कौन सी हैं?
शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल के अंदर जो 3 ऋतुएं आती हैं वो कौन सी है? वर्षा, शरद और हेमंत। तो हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो आदान की एंडिंग है और विसर्ग की स्टार्टिंग है, इसमें मनुष्य का जो बल है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, दुर्बल होता है ना। तो अब ये देखिए कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो मनुष्य का बल बिल्कुल कम हो गया था, दुर्बल हो गया था, ठीक है, आदान काल की वजह से, उस टाइम पे जठराग्नि भी दुर्बल रहती है ना। तो वर्षा ऋतु अब आ गई है। वर्षा ऋतु के आने से क्या होता है? हमारे वात आदि दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लिखा ना, वर्षा स्व अनिलादिनाम दूषणैर बाध्यते पुनः। अब वर्षा ऋतु में हमारे तीनों दोष प्रकोपित होने या दुष्ट होने की वजह से और ज्यादा हमारी जो जठराग्नि है उसको दुर्बल कर देती है। तो इस ऋतु के अंदर क्या रहता है हमारा? एक तो पक्ता भवति दुर्बल, जो आदान काल के अंदर जो दुर्बल जठराग्नि हो गई थी वो वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों के दूषित होने की वजह से और ज्यादा दुर्बल हो जाती है। और इस ऋतु के लक्षण क्या रहेंगे? ऐसा होता क्यों है? इस ऋतु में क्या रहता है कि भूमि से वाष्प निकलती है। बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से भूमि से वाष्प निकलेगा, है ना। आकाश से जल बरसने की वजह से और जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब भी अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, ठीक है, तब वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए वर्षा काल में हमें जो जो ऋतुचर्या आचार्य ने बोली है वो पालन करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे वात आदि जो दोष हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे, ठीक है। ये है इसका सैद्धांतिक पक्ष। 2-3 चीजें इसमें आपको नोट करनी है। क्या? आदान काल में अग्नि दुर्बल थी, वर्षा ऋतु के अंदर और ज्यादा दुर्बल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? भूमि से वाष्प निकल रही है, आकाश से जल बरस रहा है और जल का अम्ल विपाक होता है। इस कारण जठराग्नि दुर्बल है और जठराग्नि क्षीण होने की वजह से क्या होगा? वात आदि दोष जो कुपित हुए हैं, ठीक है, वो और ज्यादा कुपित हो जाते हैं। तब वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो जो ऋतुचर्या हमारे आचार्यों ने कही है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन यही आता है कि वर्षा ऋतु के अंदर जल का क्या विपाक रहता है? अम्ल विपाक रहता है, ठीक है ना। हमारी जठराग्नि कैसी रहती है? दुर्बल रहती है। वर्षा ऋतु के अंदर कौन से दोष प्रकोपित होते हैं? तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, है ना। फिर इसके बाद आते हैं क्या क्या नहीं करना है वर्षा ऋतु में। वर्ज्य आहार विहार क्या है? ये श्लोक जो है 35 और 36 का हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। देखो, सबसे पहले दिया उद्मंथ। उद्मंथ निषेध है किसमें? वर्षा ऋतु के अंदर। दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न भी निषेध है वर्षा ऋतु के अंदर। फिर आता है अवश्याय, ठीक है। अवश्याय क्या होता है? जो ओस गिरती है ना, ठीक है, उसके अंदर बैठना और घूमना, ये सब वर्जित है। नदी का जल, अब ऊपर से बारिश हो रही है ना, पहाड़ों से भी मिट्टी जो है बारिश के पानी में मिक्स हो गई नदियों में बहने लग जाती है ना। तो हमारा जो नदी का जो जल है वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए नदी का जल वर्षा ऋतु में नहीं लेना है। व्यायाम नहीं करना है, आतप यानी कि धूप का सेवन नहीं करना है, ठीक है, और व्यवाय मैथुन का सेवन भी नहीं करना है। ये सारी चीजें वर्जित हैं। AIPGT 2021 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़ी? उद्मंथ, दीवा स्वप्न, अवश्याय, नदी जल, व्यायाम, आतप और व्यवाय, ये सब नहीं करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। अब बात आती है कि वर्षा ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए। श्लोक नंबर 36 देखते हैं। पान भोजन संस्कारान प्रायः श्रोद्रान्वितम भजेत, ठीक है। इसने कहा कि जो भी आप खाओगे या पियोगे, कोई भी चीज आप खाने के ले रहे हो या पीने के ले रहे हो, उन सभी को संस्कारित करना है। किससे? शोद्र। शोद्र बोले तो मधु, ठीक है, शहद, शोद्र अवश्य उसमें मिला लेना है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद है व्यक्त अम्ल लवण। व्यक्त अम्ल लवण स्नेह वात वर्षा अकुले हानि, ठीक है। तो वात और वर्षा से भरे इन विशेष ये जो ठंडे दिन होते हैं, इसमें अम्ल लवण रस वाले और स्नेह द्रव्य, किन 3 द्रव्यों की बात बोली है? अम्ल, लवण और स्नेह।
इन द्रव्यों के प्रधानता वाले, जो इन रस की प्रधानता वाले जितने भी द्रव्य हैं उन भोजन का हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जठराग्नि की अग्नि संरक्षणार्थ हमारी जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। फिर है यव गोधूम शालेय पुराना, जो भी है यव गोधूम शालेय पुराना, ठीक है। तो जो पुराने जो गेहूं चावल है इनका प्रयोग करना चाहिए। जांगल मांस आपको लेना है, यूश लेना है, ठीक है ना। ये सब चीजें हमारी खाने पीने में रहेंगी। और लास्ट श्लोक देखो 39, पिबेत शोधान्वितम चाल्पम माध्वी अरिष्टम अम्बुवा, ठीक है। तो क्या करना है इस ऋतु के अंदर, मधु मिला हुआ हमें अल्प मात्रा में माध्वीक या अरिष्ट अम्बु ये सब ले लेना चाहिए। महेंद्र तप्त शीत च कोपम सारस में, अब नदी का जल तो ऊपर वर्जित कर दिया तो पानी कहाँ से लेंगे हम, है ना। तो ये डाउट आता है, तो पानी हम क्या लेंगे, महेंद्र जल लेंगे, आकाश से सीधा जो आ रहा है उसी को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। या फिर तप्त शीतम, गर्म करके ठंडा हुआ जल, वो आप पी सकते हो। कोपम, कूप का जल, या फिर सारस, ठीक है ना, सरोवर आदि का जल आप ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद क्या है, प्रघर्षण उद्वर्तन स्नान गंध, तो क्या करना है, प्रघर्षण कर सकते हो, उद्वर्तन कर सकते हो, स्नान गंध, ठीक है, माला आदि का धारण, सुगंधित मालाओं का धारण कर सकते हो। लघु शुद्ध अंबरम, ठीक है, लघु हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है। क्लेद रहित सूखे स्थान पर रहना है, बारिश हो रही है, बिल्कुल कीचड़ मचा हुआ है ना, तो आपको सूखे स्थान पर रहना है। तो ये सारी चीजें क्या है जो हमें वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार है, ठीक है ना। हर चीज में, खाने पीने में आपको शहद मिलाना है, अम्ल लवण स्नेह युक्त द्रव्य का आपको सेवन करना है, जठराग्नि की रक्षा करनी है, पुराने गोधूम शाली लेना है। अगर पानी पीना है तो महेंद्र जल, तप्त शीत, कोप और सारस का पीना है, ठीक है ना। और जो भी आप पी रहे हो, माध्वीक पी रहे हो अल्प मात्रा में, अरिष्ट है या जल है, उसमें मधु मिलाकर आपको सेवन करना है। ये हो गया हमारा वर्षा ऋतु का सेवनीय आहार विहार। इसके बाद आते हैं हम शरद ऋतु पे। अब शरद ऋतु का देखो, शरद ऋतु में इसने क्या बोला, वर्षा काल थी, वर्षा काल में बारिश की वजह से और वायु की वजह से शीतलता आ रही थी, है ना। तो वर्षा काल में जिनको भी शीत साथ में हो गया है, ऐसे लोगों के अंग क्या कहते हैं, जैसे ही सूर्य की किरणें प्रखर होंगी, ठीक है, उससे वो क्या होगा, जो भी वर्षा ऋतु के अंदर हमारा पित्त संचित हुआ है वो शरद ऋतु में आके क्या हो जाएगा, प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है ना। किस वजह से, सूर्य के प्रखर किरणों की वजह से वर्षा ऋतु में संचित जो हमारा पित्त है वो क्या होगा, शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। पित्तम प्रायः शरदि कूप्यति, शरद ऋतु में प्रायः पित्त प्रकोपित होता है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं कि क्या क्या हमें सेवन करना है, किसमें, शरद ऋतु में। तो देखो, जैसे ही हमें अच्छी भूख लगती है तो हमें क्या लेना है, मधुर रस का सेवन करना है, लघु आहार लेना है, शीतल आहार लेना है, ठीक है। सतिक्तकम, कुछ तिक्त रस वाला आहार लेना है। अब ऑब्वियसली पित्त आपका बढ़ गया है ना। पित्त को कम करने वाली जितनी भी चीजें हैं, मधुर, तिक्त, कषाय, ये 3 रस हैं जो पित्त का शमन करते हैं, है ना। तो मधुर रस, तिक्त रस, शीतल और लघु, ये सब हमें क्या है, अन्नपान सेवन करने हैं। पित्त प्रशमनम सेव्य मात्रया, पित्त को शांत करने वाला अन्नपान हमें अच्छे से लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा कपिंजल का मांस हो गया, ठीक है, उरब्र है, शरभ है, खरगोश आदि का मांस है, ये आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला उन्होंने गोधूमान, गोधूमान यानी कि गेहूं का सेवन, चावल है, जौ है, इन सब का सेवन आप कर सकते हो। और तिक्तस्य सर्पिशः, तिक्त सर्पी का पान, विरेको, विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। तो तिक्त घृत का पान, विरेचन और रक्त मोक्षण, ये सब आपको कब कराने हैं, शरद ऋतु में कराने हैं। ये हो गया शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार। अब आता है क्या चीज नहीं करना है शरद ऋतु में। आपको क्या नहीं करना है शरद ऋतु में, आतप का सेवन नहीं करना है, ठीक है। वसा, तैल, ओदक, अनूप, इन सब का मांस नहीं लेना है। क्षार, दधी, दीवा स्वप्न, प्रागवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्षार का सेवन नहीं करना, दधी का सेवन नहीं करना, दीवा स्वप्न नहीं करना,
प्रागवात क्या होती है, पूर्व वायु जो आ रही है उसका सेवन भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो शरद ऋतु में दही वर्जित है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस ऋतु में दही नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना, तो वो शरद ऋतु में नहीं खानी चाहिए। दिवा स्वप्न भी शरद ऋतु में नहीं करना है। अब आते हैं श्लोक नंबर 46 और 47 पर। हंसोदक, हंसोदक का विवरण किया है आचार्य चरक ने चरक संहिता में। क्या होता है हंसोदक? अब क्या होगा, जो भी आपने जल इकट्ठा कर रखा है, दिन में तो सूर्य की किरणों से वो गर्म होगा, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से वो ठंडा होगा, ठीक है। तो वो काल स्वभाव से क्या होगा, पक्व हो जाता है और उसके अंदर ना कोई दोष रहता है, ठीक है। और जैसे ही अगस्त तारे के उदय होने से प्रभावित होकर वो क्या हो जाता है, विष भी नहीं रहता है उसके अंदर। अगर मान लो कोई विष प्रेजेंट है भी तो वो अगस्त तारे के उदय होने पर उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह का जो जल है उसे हम हंसोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसोदक कहते हैं। ये जो हंसोदक है वो शरद ऋतु में क्या रहता है, पवित्र होता है। स्नान, पान, अवगाहन, इन सभी कार्यों के लिए हम हंसोदक का प्रयोग कर सकते हैं। सुश्रुत में हंसोदक का वर्णन नहीं है। भाव प्रकाश ने अंशुकोदक के नाम से इसको लिया है, ठीक है। कितनी चीजें, 4 चीजें टोटल बोली है। हंसोदक को बनने में 4 चीजें लगती हैं। सूर्य की किरणें लगेंगी, चंद्रमा की किरणें लगेंगी, काल स्वभाव से वो पक्व होगा और अगस्त तारा के उदय होने पर विष रहित होगा। ये 4 चीजों से क्या है, हमारा हंसोदक बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं शरद ऋतु में अनुकूल विहार क्या रहेगा। देखो अभी तक आहार किया है, अब विहार कैसा है, पित्त प्रकोपित हुआ है ना। तो आपको ऐसी चीजें धारण करनी है जो पित्त का शमन करें, जो हमारे लिए थोड़ी सौम्य हो, जैसे कि फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, ठीक है ना। और क्या है, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन। प्रदोष काल कौन सा होता है, शाम का समय, ठीक है। श्लोक नंबर 49 देखिए, सातवें के बारे में चैप्टर नंबर 6 में आया है, ठीक है। जो आहार विहार उचित होने पर शरीर के लिए हितकारी होता है वो ओक सात में होता है। आप कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, निरंतर अभ्यास कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को ओक सात में हो जाता है। ओक सात में क्या है, एक होता है जन्म से ही साथ में है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपने ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन आपने किसी चीज को ढाल लिया है अपने में, आपने थोड़ा थोड़ा करके उसका सेवन किया, ठीक है, और उसको हैबिचुअल बना लिया अपनी बॉडी के प्रति, उसे हम कहते हैं ओक सात में, ठीक है। साथ में होता क्या है, साथ में को जानने वाला विद्वान देश रोग के गुणों से विपरीत गुण वाले चेष्टा, आहार आदि को उन देश रोगों के लिए साथ में मानते हैं। अब जैसा ये कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको शीतलता साथ में है, ठीक है। साउथ साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो कोस्टल रीजन के अंदर जैसा एनवायरनमेंट है वो उनको साथ में है, ठीक है। तो क्या है, उनकी बॉडी, उनका हैबिटेट जो है वो वही है, तो वो चीज उनको साथ में हो गई है, वो हैबिचुअल हो गए हैं उसके, ठीक है ना। तो ये है साथ में, इसे साथ में कहते हैं। ये श्लोक 50 जो है आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा ऋतुचर्या जो है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।